हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। रेलवे ज्ञान मंत्रालय यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम अभी चल रहा है, 24 जून तक चलेगा। उसके बाद आपका जो एनटीपीसी का एग्जाम बाकी रह जाएगा वो अंडर ग्रेजुएट लेवल का रह जाएगा। ठीक है। हालांकि अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम कब होगा इसके बारे में कोई भी डेट डिक्लेयर नहीं किया गया है आरआरबी की तरफ से। फिर भी हम देखेंगे कि संभावित तिथि क्या हो सकती है जब आपका ये आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होगा। उससे पहले एग्जाम देखो होना तो तय है, आज हो, कल हो या परसों हो। लेकिन उससे पहले एक झलक हम ये देख लेते हैं कि अंडर ग्रेजुएट लेवल में कितना कंपटीशन है और इसका क्या पेपर का लेवल रहेगा। जैसा कि अभी आप लोग एग्जाम दे रहे हैं एनटीपीसी का, तो आप जो जो भी एग्जाम दिए हैं या जो नहीं भी दिए हैं वो रिव्यू देख रहे हैं, उनको ये आइडिया लग गया होगा कि जो एनटीपीसी का एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चंस इजी नहीं पूछते हैं। एकदम इजी नहीं होता है जैसे आरआरबी एएलपी में आपसे पूछ लेता है, एएलपी ग्रुप डी इन सब में पूछ लेता है, वैसा लेवल नहीं होता है, थोड़ा सा लेवल उठ के होता है आपका। तो आइए देखते हैं एक बार कि क्या कंपटीशन रहेगा आपका और कितना आप कम से कम स्कोर लाए जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। देखिए, 2-3 चरणों में एग्जाम होता है। हम यहाँ पर बात करेंगे, पहला आपको यही होता है, एक एक स्टेप करके आप चढ़िए, एक एक स्टेप करके आप चलते जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप डायरेक्ट सिलेक्शन की पहले मत सोचिए, पहले आप सीबीटी 1 कैसे क्वालिफाई होगा, उसके लिए कहाँ से क्या पढ़ना है, पहले ये समझे। जब आपका सीबीटी क्वालिफाई हो जाएगा सीबीटी 1, तो ऑटोमेटिक फिर सीबीटी 2 में आप क्वालिफाई कर जाएंगे कि वहां जाके कंपटीशन थोड़ा कम होने लगता है। तो अगर हम बात करें आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल में पहले पोस्ट कौन कौन सी है, तो पहले देख लो, 4 पोस्ट है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट अकाउंट की पोस्ट है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट ये भी अकाउंट की पोस्ट है और इसमें आपको टाइपिंग स्किल पूछता है। ठीक है। उसके बाद एक है ट्रेन क्लर्क और उसके बाद है सीसीटीसी कॉमर्शियल का सबसे पोस्ट, सबसे अच्छा पोस्ट है। ठीक है, जिसमें आप टीटी बनते हैं, अब तो सब मिक्स कर दिया है। टीटी भी बन सकते हैं, टिकट भी चेक कर सकते हैं, टिकट इश्यू भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं इसमें। ठीक है। अब आइए हम असल मुद्दे पे बात करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं, और साथ ही आपको ये भी बताने का कोशिश करूंगा कि आपके अभी से लेकर जो ग्रेजुएट का एग्जाम दे चुके हैं, मतलब एनटीपीसी अभी जो हो रहा है वो एग्जाम दे चुके हैं, या जो डायरेक्ट ये अंडर ग्रेजुएट वाला देने वाले हैं, उनका अभी से क्या अप्रोच होना चाहिए पढ़ने का, जिससे कि उनको मैक्सिमम बेनिफिट एग्जाम में मिल सके, वो भी हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। और इन द लास्ट हम देख लेंगे कि एग्जाम डेट क्या रहने वाला है एक्सपेक्टेड। ठीक है। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं है, 3,445 वैकेंसी है। मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूं कि कट ऑफ जो है वो कम नहीं जाता है। अगर आप एनटीपीसी 2019 का भी कट ऑफ उठा के देखेंगे, चाहे ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट किसी का भी देख लीजिए, कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है। देखिए, इस बार जो फॉर्म भरा गया है लगभग लगभग एग्जैक्ट नहीं है, लगभग लगभग जो भी डेटा अवेलेबल है, 63 लाख के लगभग फॉर्म भरे गए हैं। कितने पोस्ट के लिए? 3,445 के लिए। अगर देखिए यहां से अगर आप कंपटीशन लेवल का देखेंगे कि यहाँ से पर सीट के लिए कितने बच्चे फाइट करेंगे, तो आपको लगभग लगभग 1800 आएगा। ठीक है, 1800 प्लस ही आएगा, यानी कि एक सीट के लिए 1800 बच्चे फाइट करने वाले हैं अगर आप सिर्फ इन्हीं दो डेटा से कंपेयर करेंगे। लेकिन ये एक्चुअल नहीं होता है, आप भी जानते हैं। क्यों? अगर आप यहीं से देखेंगे तो आप डर जाएंगे, फिर आप हताश निराश होके बैठ जाएंगे। यहाँ नहीं देखना है, क्योंकि आप भी जानते हैं जितने लोग फॉर्म भरते हैं वो एग्जाम देने नहीं जाते हैं। कुछ लोग तो ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, वैसे ही भर देते हैं। ठीक है। कुछ लोग मजे मजे में भर देते हैं कि ठीक है जाके एक बार देख के आएंगे कि कैसा पेपर आता है, क्या करना होता है, कैसे कंप्यूटर चलता है, उसमें भी भर देते हैं। बहुत सारे रीजन होता है, तो जितने लोग फॉर्म भरते हैं उतने लोग एग्जाम नहीं देते हैं। तो जो ये आप अगर यूट्यूब देख रहे होंगे जो ये बता रहे हैं कि 1800 1900 कैंडिडेट पर सीट के लिए फाइट करेंगे, तो ये सब फर्जी है। ठीक है।
अगर आप प्रीवियस आरआरबी का जितना भी एग्जाम हो चुका है, अगर उसको उठा के देखेंगे कि कितना अटेंडेंस रहता है ऑन एन एवरेज, तो देखिए ऑन एन एवरेज 60% अटेंडेंस रहता है। ये बहुत ही ज्यादा मैं ले रखा हूं, ठीक है। वैसे 50 से 60% के बीच में आपका अटेंडेंस रहता है। 50 से 60% के बीच में लोग एग्जाम देने जाते हैं। 63 लाख लोग फॉर्म भरे, इतने एग्जाम नहीं देने जाते हैं, 50 से 60%। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल कंपटीशन कितना होने वाला है सीबीटी 2 में जाने के लिए। देखिए 60% लोग एग्जाम देंगे। यहाँ पर हम एक कंडीशन लेके चलते हैं कि मान लेते हैं कि 63 लाख फॉर्म भरा गया है, 60% लोग एग्जाम देते हैं, तो एक्चुअल में कितने लोगों ने एग्जाम दिया? तो एक्चुअल में लगभग 37.80 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, ठीक है। लगभग 37 लाख बच्चे एग्जाम देंगे। किसका? सीबीटी 1 का। सीबीटी 1 का लगभग 37 लाख बच्चे एग्जाम देंगे। 63 लाख फॉर्म भरे थे, एग्जाम कितने देंगे? 37 से 38 लाख। जब एग्जाम होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। अब बात करते हैं, इसको हटा देते हैं 1800 का, ऐसे ही आप देख के डरते रहेंगे। अब बात करते हैं कि जैसा कि आपको मालूम है कि जितना एक्चुअल वैकेंसी होता है उसके 15 गुना सीबीटी 2 में लिए जाते हैं। तो अगर मैं इसका 15 टाइम्स निकाल देता हूं, मल्टीप्लाइड बाई 15 गुना बच्चा सीबीटी 2 में जाएगा, ये भी आपको मालूम है, तो वो कितना आता है? 51,675 बच्चे सीबीटी 2 एग्जाम देंगे। यानी कि इतने बच्चों में से 37.8 लाख बच्चों में से 51,675 बच्चे वो होंगे जो सीबीटी 2 का एग्जाम देंगे। ये 1000 बच्चे कम ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी 15 गुना लेते हैं, 16 गुना लेते हैं, 20 गुना भी लेते हैं और 13-14 गुना भी लेते हैं। वहां उन पे नोटिफिकेशन में साफ लिख रखा है, घट बढ़ सकता है। तो देखिए अभी एक्चुअल इतने बच्चों ने एग्जाम दिया और इतने बच्चे सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। तो अब अगर आप यहाँ से पर सीट कंपटीशन निकालेंगे, तो जो यहाँ से कंपटीशन निकल के आने वाला है वो 74 से 75 आएगा, ठीक है। 74 से 75 है। ये मैं क्या लिखा हूं? 74 to 75 कि पर सीट के लिए 70 to 75 पर सीट, यानी एक सीट के लिए जो कंपटीशन होने वाला है वो मात्र 74-75 बच्चे आपस में फाइट करेंगे सीबीटी 2 क्वालिफाई करने के लिए। यानी प्रत्येक 74 बच्चों में से एक बच्चा जो है वो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होगा या सीबीटी 1 क्वालिफाई करके सीबीटी 2 में जाएगा। ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। जो यहाँ से आप निकाल रहे थे कि पर सीट कंपटीशन 1800 आ रहा है, इसका कोई मतलब है नहीं, इतना होता नहीं है। मैं बता दिया कैसे 74 से 75 पर सीट कंपटीशन आएगा। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ थोड़ा सा कंपटीशन कम है। कम नहीं है, ये आपको रेशियो में कम लग रहा है, एक्चुअल में बहुत ज्यादा है। फिर भी 74-75 बच्चों में से एक बच्चा क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत ही लकी और बहुत ही मेहनती बच्चा होता है जो क्वालिफाई कर जाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सके। देखिए एक तो होता है कि आप माइंड सेट कर लीजिए कि हमें, अगर जैसे आप YouTube देख रहे हैं, किसी ने बता दिया कि 60 नंबर या 70 नंबर सेफ स्कोर है, तो आप इसी को लेकर बैठ जाए। आपका दिमाग सिर्फ इसी पे टिका रहे कि हमें सिर्फ 60 नंबर लाना है, 70 नंबर लाना है, इतने से हमारा बेड़ा पार लग जाएगा। लेकिन ये अप्रोच नहीं फॉलो करना है, आपको एक कतई नहीं सोचना है, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम सोचना है, ठीक है। 90 मिनट का एग्जाम होता है, 100 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। आपको हमेशा एक कोशिश करना है कि मेरा 100 में से मैक्सिमम हम कितना नंबर लाएं जिससे कि हम सेफर साइड हो सके, ठीक है। तो अगर आपको मालूम होगा जो इसका पैटर्न है, तो मैथमेटिक्स का 30 है, रीजनिंग का 30 है और जीके जीएस देखिए जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, ये मिला के 40 नंबर है। अभी जो एग्जाम हो रहा है, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, करंट में चल रहा है ग्रेजुएट लेवल का, उसमें आप देखेंगे तो जो पेपर का लेवल है वो इजी नहीं है, ठीक है। मॉडरेट है, मॉडरेट टू टफ ही बोल लीजिए, ठीक है। मॉडरेट टू टफ लेवल आ रहा है, एकदम इजी नहीं आ रहा है। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि क्योंकि एनटीपीसी तो सेम है, सिर्फ ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट का फर्क है, तो लेवल बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, मॉडरेट ही लेवल रहेगा। ऐसा नहीं कि एकदम इजी आ जाए, मॉडरेट ही लेवल रहने वाला है।
तो आपको क्या टारगेट करके चलना है कि कम से कम, देखिए आप कितना भी कम सोचिए, आप 70 तो सोच के ही चलिए, 70 प्लस आप टारगेट बना के चलिए कि आपको 70 से ऊपर ही लाना है। इससे नीचे अगर आप लाने की सोच रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन मुश्किल लग रहा है, ठीक है। इससे नीचे की आप मत सोचिए। अगर आपको लग रहा हो आप अभी गलियाने लगे कि आप लाके दिखा दो, तुम लाए हो क्या, ऐसे वैसे फाते, इसका कोई मतलब नहीं होता है इन सब बातों का। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम और 70 प्लस से ऊपर लाने का हमेशा सोचिए। ये सोच के मत बैठ जाइए कि 50 नंबर कट ऑफ जाएगा, हम 50 नंबर लाके क्वालिफाई कर जाएंगे। वो जमाना गया जब 2015-2010 में होता था। अभी 15 साल आगे बढ़ गया है तो कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए जो एक ऑन एन एवरेज बच्चा होता है ना, जो तैयारी करने वाला होता है, हम भी जब तैयारी करते थे तो 30 में से 20 लगता था, 15 लगता था। लेकिन जब अच्छे से तैयारी हो गया, सारा कोर्स कवर हो गया, तो मैथमेटिक्स रीजनिंग में ऑन एन एवरेज अगर 60 नंबर का आ रहा है तो आप 50 प्लस माइनस टू आराम, सॉरी 55 प्लस माइनस टू आराम से ला सकते हो रीजनिंग और मैथमेटिक्स में। तो आपको यहाँ पर मिनिमम जो सोच के चलना है, देखिए 25 तो सोच के ही चलना है। आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग में 25 नंबर तो एनी हाउ आपको लाना ही है। इससे ज्यादा है और बड़ी अच्छी बात है, अगर इससे कम आए तो आपका सिलेक्शन वहीं अटकने लगेगा। क्योंकि जो बच्चा तैयारी कर रहा होता है उसका मैथमेटिक्स और रीजनिंग तो अच्छा ही रहता है और रहना भी चाहिए। तो 25 नंबर आप यहां से ला लीजिए, 50 हो गया। अब आपको लाना है सिर्फ 20 नंबर। ये अगर आंकड़ा छूना है आपको 70 का, तो आपको लाना है 20 नंबर। और वो 20 नंबर आपको कहां से लाने होंगे, यहां से। अभी आप सोच रहे होंगे कि 40 में से 20 नंबर मैं बड़े आसानी से ले आऊंगा। तो एक बार आप पेपर उठा के बैठिए, या खुद अगर आप देख के आए हैं ईमानदारी से, अगर आप अपने आप से पूछेंगे तो 40 में से 20 भी आना मुश्किल लग रहा होगा। बहुत आसानी से ये जो जीके जीएस करंट अफेयर्स पोर्शन है इसमें 20 भी नहीं आते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसकी किस्मत अच्छी होती है, सब पढ़ा हुआ आ गया वही ला सकता है, अदरवाइज तो ये पूरा सबको ले डूबता है। और मैं बार बार बोलता हूँ, उसी बच्चे का सिलेक्शन होता है जो जीके जीएस और करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर करता है। तो अगर हम इतना मिनिमम मान के चलते हैं तब जाके आप 70 प्लस का आंकड़ा छू सकते हैं। अब आप देख लीजिए, मैंने ये मैथमेटिक्स और रीजनिंग 25 बहुत कम कर रखा है, ठीक है। या आप अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ आप 27-28 तक आराम से ला सकते हो, ठीक है। तो जितना आप यहाँ स्कोर कर लोगे आपको इस वाले पोर्शन में राहत मिल जाएगी। जितना कम आप यहाँ स्कोर करोगे उतना ही ज्यादा आपको यहाँ स्कोर करना पड़ेगा, और यहाँ स्कोर करना इतना आसान नहीं है। फिर आपका जो सिलेक्शन है वो थोड़ा सा संशय में पड़ जाएगा। मैंने सारा पॉसिबिलिटी आपको बता दिया। अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है, किस पोर्शन में आपको ज्यादा ध्यान देना है, किस पोर्शन में आपका सही है, कहां पर आपको सुधार करने की जरूरत है। आप खुद समझदार हैं, इतने मेहनत से 1 साल 2 साल से पढ़ रहे हैं, आप आइडिया लगा सकते हैं। अगर आपको सफलता पाना है तो देखिए अपने आप को मूर्ख मत बनाइए, ठीक है। इधर उधर की बातों में कि हाँ इतना कट ऑफ कम जाता है, ये वो, ऐसे पढ़ेंगे तो हो जाएगा, वैसे पढ़ेंगे तो हो जाएगा। अपने आप को मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए और मेहनत से, ईमानदारी पूर्वक मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा सब कुछ देखते हुए, ठीक है। अब देखो बात करते हैं कि ये सब तो ठीक है, ये जो पैटर्न आता है ऑलमोस्ट सबको मालूम होता है, आप पढ़े भी हैं, क्लास भी किए होंगे। मैथमेटिक्स से वही क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग से वही क्वेश्चन आने हैं, सिर्फ लेवल जो है ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन ये जो जीके जीएस और करंट अफेयर्स लिख रखा है ना, ये पूरा सागर है, ठीक है। ये क्या है, पूरा समंदर है, कहां से क्या पूछेगा कोई आइडिया नहीं लगता है। तो सबसे बेटर तरीका है मेरे हिसाब से, या जो मैं फॉलो करता था जब तैयारी करता था, जैसे अभी आपका कैसे आप इसको पढ़ेंगे, जैसे आपका जो एनटीपीसी का एग्जाम हो रखा है ना, आप उसको एक बार देखिए। जो भी लोग रिव्यू बता रहे हैं यूट्यूब पर अवेलेबल है, या आपके फ्रेंड्स एग्जाम दिए हैं या खुद एग्जाम दिए हैं, तो आप देखिए कि कहाँ से किस पोर्शन से पूछ रहा है। जैसे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से पूछ रहा है तो कहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। हिस्ट्री से पूछ रहा है तो किस सेक्शन से पूछ रहा है। वैसे ही जियो से पूछ रहा है तो कहाँ से पूछ रहा है। वैसे ही अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से कहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंट से आजकल खूब क्वेश्चन पूछता है, इन्वायरमेंट से किधर से पूछ रहा है। उसके बाद आपका आ जाता है
ई साइंस, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया। तो देखिए अगर आप एग्जाम पेपर ध्यान से एनालिसिस करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि एक पार्टिकुलर उनका एरिया होता है, बहुत फेवरेट एरिया है, उसी से पूछते रहते हैं, ठीक है। वो सबको आपको ध्यान देना है। और कंप्यूटर में कहाँ से पूछ रहा है, ठीक है, जो कंप्यूटर नॉलेज है उसमें कहाँ से पूछ रहा है। और लास्ट में आ जाइए करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स तो ठीक है, इतना अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी आप ये देख सकते हैं कि करंट का ही पूछ रहा है, 3 4 5 6 महीने का पूछ रहा है या 1 साल पीछे का पूछ रहा है, और पूछ रहा है तो क्या पूछ रहा है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से सेक्शन वाइज देखेंगे कि कहां से पूछ रहा है, तभी आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे आप लेके एक एक पन्ना पढ़ने बैठ जाएंगे तो नहीं होगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें किधर गया हमारा संविधान किधर है, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो देखिए इसमें जो आर्टिकल्स होते हैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, जैसे SC ST से रिलेटेड आर्टिकल्स, आपके अधिकार से जो फंडामेंटल राइट है, FR से रिलेटेड आर्टिकल्स, इन सब से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछता है। तो एक बार आप NTPC का जो अभी पेपर हुआ है या जो पहले हो रखा है या अभी जितने भी RRB पेपर करा है वो देख लीजिए कि कहाँ से किस चैप्टर से किस एरिया से क्वेश्चन पूछ रहा है, उस पे आप ज्यादा फोकस करने का कोशिश करिए। तो ये आपका जो पोर्शन है अच्छे से कवर हो जाएगा। बाकी मैथमेटिक्स रीजनिंग तो सब सेम होता है। तो आपको टारगेट बना के चलना है 70+, ठीक है। इससे नीचे का आप मत सोचिए, अगर इससे नीचे का सोच रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ठीक है। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात आ जाएगी। जैसे एग्जाम होगा आपको पता चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या होने वाला है, कब आपका एग्जाम होगा। तो अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड एग्जाम की तो देखिए 24 जून तक तो आपका 24 जून तक तो आपका ये ग्रेजुएट लेवल का चलने वाला है। उसके बाद बचता है कितना, जुलाई और अगस्त, जुलाई और अगस्त ये बचते हैं। उसके बाद आपका सीजीएल और भी बहुत सारे एग्जाम हो जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली है कि आपका जो एग्जाम है वो जुलाई अगस्त में स्टार्ट हो जाए, ठीक है, जुलाई और अगस्त मंथ में। जुलाई अगस्त मंथ का मतलब क्या है कि हो सकता है 15-20 जुलाई से स्टार्ट हो और अगस्त के महीने तक आधा खींच के जाए। तो एग्जाम ज्यादा दिन नहीं बचा आपके पास, 1-2 महीने, 1 महीना मान लीजिए, 1 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करिए। बाकी जो आपको टारगेट करके चलना है वो 70+ का ही करके चलना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। बाकी आप अपना रिवीजन करते रहिए, मॉक लगाते रहिए, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।